नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी के जो फेज 2 के जो पेपर हुए थे उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि 23 जुलाई से फेज 7 स्टार्ट हो गया है। और उन सभी एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आया हुआ रहता है वो दोबारा रिपीट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पेपर है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें पूछे गए जितने प्रश्न होंगे जनरल अवेयरनेस के, वो सभी दोबारा आ सकते हैं। तो इस संभावना के साथ में आपको इन सभी प्रश्नों को देखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए और उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसे आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ये है मेरा फेसबुक पेज, जिस पे आप मुझे जाके फॉलो कर लीजिए, इसके अलावा ट्विटर पे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक भी मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। और बता दूं कि ये प्रश्न जो आपके प्रीवियस टाइम में जो फेज 2 का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे जो जीके क्वेश्चन आए थे वो वहाँ से लिए गए हैं। जितने प्रश्न कलेक्ट हो सकते थे मैंने किया है। कुल 145 प्रश्न यहाँ पर हैं, तो काफ़ी कुछ मिल चुका है। और इसके पहले मैंने फेज 5, 4 और 3 इन सभी फेजेस के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने ऑलरेडी करा के रखा है। उसे अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर अभी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, अर्थ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है ना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अर्थ क्या है ना कि जो दिवस होते हैं, दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है। कहाँ पर मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीके का रोज एक हर रोज में, वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि मैंने जो भी दिवस इंपॉर्टेंट दिवस है वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। यहाँ पर मैं डिटेलिंग नहीं कराऊंगा क्योंकि ऐसा करने से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ठीक नहीं हुआ वैसे, है ना। 145 ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो आप इसे देखिए और बाकी की डिटेलिंग आप मेरे दूसरे वीडियो में जाके देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है ना। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अच्छा, गुजरात राज्य के देवभूमि का जो द्वारिका जिला है वहाँ पर ही कच्छ की खाड़ी है और उसी किनारे पर ये जगह जो है स्थित है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर अवस्थित है। जंतर मंतर देखो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, और भी जगहों पे है, जैसे कि राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर में है, वैसे बनारस में भी है, लेकिन ज़्यादातर फेमस दिल्ली वाला होता है, तो ऐसे दिल्ली का पूछा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मिशन इस इंद्रधनुष से संबंधित एक प्रश्न था, एग्जैक्टली क्या था ऐसा कुछ पता नहीं है, बट मिशन इंद्रधनुष को लेकर के ये क्वेश्चन आया था। तो आपको जानना चाहिए कि मिशन इंद्रधनुष क्या है। तो एक्चुअली भारत का ये एक स्वास्थ्य मिशन है और इसे 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। एक्चुअली ये जो है योजना है भारत के 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज की ओर ले जाने वाला, 2020 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। यानी कि जो भी बच्चे होते हैं जिनमें टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है सरकार की तरफ से, उनमें फ्री टीकाकरण कराया जाता है और जो भी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हो सकती हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का केसर शहर कौन है ना। केसर का उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है। तो देखिए भारत में दुनिया का सबसे प्रमुख मतलब सबसे फेमस केसर में से एक केसर उत्पन्न होता है जम्मू कश्मीर के पंपोर जिला में। हालांकि केसर का उत्पादन यहाँ पर पाकिस्तान में भी होता है और साथ में अगर आप बात करें तो ईरान में भी होता है, लेकिन जो फेमस होता है जो केसर वो भारत का होता है, जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पंचवर्षीय योजना किस देश से संविधान से ली गई ना। 5 ईयर प्लान जिसे आप कहते हैं, तो वो सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यानी कि यूएसएसआर, जो कि अभी का रसिया है, वहां से पंचवर्षीय योजना ली गई थी। इसे 1951 में शुरू किया गया था और 2017 में इसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी। अब इस योजना को समाप्त कर दिया गया है, जो कि योजना आयोग के द्वारा चलाया जाता था। अब इसे की जगह पे 2014 में गठित नीति आयोग को यहाँ पर बना दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, क्लेमेंट एटली किस आयोग के माध्यम से भारत आया था। तो साइमन कमीशन, जो कि 1929 में आने वाला था लेकिन 1927 में ही वो आ गया था, तो उस टाइम उसमें उसके साथ में ये आए थे क्लेमेंट एटली। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र प्रधान कार्यालय कहाँ पर है। तो ये इसका कार्यालय देखिए फरीदाबाद हरियाणा में है। एक मार्क जो होता है वो कृषि उत्पाद की मार्किंग करता है, ठीक है, इससे रिलेटेड है।
चलिए अगला प्रश्न है, प्लांट हार्मोन कौन सा होता है ना। हार्मोन्स के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जितने प्लांट हार्मोन है या फिर एनिमल हार्मोन्स होती हैं उन सभी के ऊपर वीडियो मतलब क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे, और साथ में उनके क्या वर्क होते हैं ये भी पूछा गया था। तो आप इसको जरूर याद रखें कि पादप हार्मोनों में, जिसे हम कहते हैं फाइटो हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, इसमें ये कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि पौधों की वृद्धि और विकास के लिए नियंत्रित करता है। अच्छा, पौधों में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, जिसमें ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, एब्सिक एसिड पाया जाता है, साइटोकिनिन होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, एथिलीन भी पाया जाता है, जैम्सोनेटस, ब्रेसिनोस्टेरॉइड और पेप्टाइड्स। ये सभी प्रकार के हार्मोन जो होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। हो सकता है अभी के टाइम पे कुछ और पूछा गया हो और हार्मोन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आपसे बाद में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो कि एक नदी को जोड़ने वाली परियोजना है, और ये कहाँ पे है, गोदावरी नदी के ऊपर। गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से जोड़ने के लिए इसे बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है ना। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु। देखो, परमाणु केंद्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने जितने भी भारत में एटॉमिक पावर रिसर्च सेंटर जो भी है और जितने भी परमाणु केंद्र है उन सभी को मैंने एक चार्ट वाइज चीज कौन कहाँ पे है और किसके द्वारा डेवलप किया गया है। मतलब कुछ हमारे यहाँ जो परमाणु केंद्र है वो रसिया के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ऐसे देशों के द्वारा डेवलप किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया उसके लिए भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। जीके करो, जेकर रोज इंपॉर्टेंट सेशन है, रोज आता है 2 बजे, आप उसे देखा करो, उससे काफ़ी कुछ तैयार कर सकते हो, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एनटीपीसी हो, इसके अलावा अगर आप एसएससी के दे रहे हो या फिर पीईटी जो अभी एग्जाम चलने वाला है, सभी एग्जाम में आते हैं प्रश्न ऐसे। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड वो वीडियोज है, आप जरूर देखिए जा करके। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, उसमें कौन कौन सी, अरबी है, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश भाषा वहाँ पर मतलब बोली जाती है, उसको यूज में, ऑफिशियली यूज में लाया जाता है। कौन सी रासायनिक गैस हरे रंग की पीली गैस है, हरे रंग की पीली गैस है, तो वो होती है क्लोरीन, आप इसे याद रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है ना। तो जो वो 30 जो है ना, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। जो भी अल्पसंख्यक ग्रुप जैसे ट्राइबल ग्रुप्स होती हैं, तो उनके अपना जो शिक्षा है वो अपने तरह से स्कूलों में अपनी शिक्षा दे सकते हैं, इसके लिए उन्हें अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देखिए 5 ऐसे सदस्य हैं ना जो स्थायी सदस्य हैं, और 10 जो होते हैं निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो जो स्थायी सदस्य उसमें चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है और रूस है, ये स्थायी सदस्य हैं। बाकी 10 सदस्य जो 2 होते हैं वो 2-2 साल पे चेंज होते रहते हैं, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में लड़े गए भारतीय सैनिकों की याद में कौन सा स्मारक बनाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए जो स्मारक बनाया गया था वो फ्रांस में बनाया गया था, उनके यादगार में, और इसका अनावरण किया गया था पेरिस में, 200 किलोमीटर दूर विल्सन गुलसिंग में किया गया था, है ना। तो भारतीय सैनिकों की भूमिका की स्मृति में नई प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किन लोगों का पवित्र ग्रंथ है। तो आदि ग्रंथ जो ग्रंथ साहिब भी जिसे बोला जाता है, ये सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कूल्हे के जोड़ों की कौन सी मांसपेशियां जुड़ी होती है ना। देखो, हड्डियों की जोड़ों से संबंधित मांसपेशियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे कूल्हे के जोड़ से जो आपकी कमर होता है ना, वहां की बात की गई है। तो यहाँ पे ग्लूटियस होता है, कार्डिसेप्स होता है, इलियोइड होता है, हैमिंगटिस होता है और ग्रोनाइन मसल्स होती हैं, इनके द्वारा इन्हें जोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड डिजिटल इंडिया से पूछा गया था, तो आप इसके बारे में आप पढ़ लेना, डिजिटल इंडिया से रिलेटेड जो भी किस तरह का डेवलपमेंट किया गया, कब इसकी शुरुआत की गई थी, है ना, डिजिटलीकरण के क्या फायदे हो सकते हैं और इसके द्वारा क्या किन किन शहरों को डिजिटलाइज कर दिया गया, है ना, या फिर डिजिटल मनी को लेकर के भी आ सकता है प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। HTML को लेकर के आया था, इसके हु इन्वेंटेड HTML, तो टिम पर्सनली आपको याद रखना है ना। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। हु विल होस्ट 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप, है ना, 2023 का वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा। तो इंडिया करेगा। देखिए, इसके पहले 2011 में इंडिया ने होस्ट किया था, अब 2023 में इंडिया इसे दोबारा होस्ट करने वाला है। रॉलेट एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड इंडिया के गवर्नर जनरल थे।
यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा गया IRNSS को लेकर के, है ना, इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया, है। तो इसरो के द्वारा IRNSS को डेवलप किया गया है और ये किस तरीके की नेविगेशन सैटेलाइट है ना, जैसे कि आप GPS यूज करते हो, GPS जो है अमेरिका का है, तो वैसे ही इंडिया का खुद का एक अपना सिस्टम है जिसमें आप लोकेशन को चेकआउट कर सकते हो, वो क्या कहलाता है, IRNSS कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर IBRD को लेकर के है। IBRD की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ये विश्व बैंक समूह को ऋण देने वाली एक शाखा मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालता है? बॉडी की जो इम्प्योरिटीज है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो नेफ्रॉन जो होता है, देखो हमारी जो किडनी होती है ना, उसका वर्किंग जो प्रोसीजर होता है उसको नेफ्रॉन बोला जाता है, तो उसके द्वारा इसे निकाला जाता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है और इस तरीके से ये हमारे रक्त को में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इसके अलावा जो और जल में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, 1955 से पहले SBI का नाम क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सबसे पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और ये 1 जुलाई 1955 में ये बना था, मतलब इसका नाम चेंज कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? तो 2024 में ग्रीष्म ओलंपिक जो गेम है उसका उद्घाटन या फिर उसका मेजबानी करने वाला है पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन थे? तो वो थे ट्रिगवे लाइट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर यानी कि यकृत हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दिवस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर एक सेशन में पूछा जा रहा है, आप इसे याद रखिए। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस चीज के लिए मिला था? साहित्य के लिए। उन्होंने गीतांजलि नाम की बुक लिखी थी और उसके लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मौजूद है? तो 8वीं अनुसूची की बात करें तो भारत की 8वीं सूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया, जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं, है ना। इन भाषाओं को आप याद कर सकते हैं। यहाँ पूछा गया है कि शीर्षकों के उन्मूलन, देखो इसके पहले वाले जो मैंने फोर्थ फेज की वीडियो बनाई थी ना, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि उसमें क्वेश्चन ये था कि शीर्षकों के उन्मूलन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो उसमें अनुच्छेद 18 आंसर था, ठीक है। या फिर पूछा गया था अनुच्छेद 18 में क्या बातें बताई गई हैं, है ना। तो वहां पर जो है ना टाइटल्स जो होते हैं, जैसे कि राजाधिराज, महाराजा, है ना, इस तरीके से इन सभी चीजों को खत्म कर दिया गया था अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम गोता वर्ष योजना तिथियां कौन सी है? तो वो है जुलाई 1951 में योजना आयोग ने अप्रैल 1951 से मार्च 1956 की अवधि के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रचार की थी, उसे ही कहा जाता है प्रथम गोता वर्ष योजना तिथियां। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो K2 है, जिसे गोंडवा ऑस्टिन बोला जाता है। पहली सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद इसकी ऊंचाई आती है K2 की, जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है। पंचायती राज सबसे पहले किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो बात आपको पता होना चाहिए, पंचायती राज की व्यवस्था थी भारत में सबसे पहले राजस्थान में के जिले नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में शुरू किया गया था, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखो नेपाल के साथ जो सीमा साझा करते हैं उसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है। इसके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया होगा वो नहीं होगा आंसर, ठीक है। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यहाँ पर तीसरा मैसूर आंग्ल युद्ध जो था, मैसूर सम्राट और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में त्रावणकोर में हुआ था, ठीक है, जिसके बाद मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच एक संघर्ष माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किसके लिए है? तो रेड डाटा बुक जो है वो जानवरों, पौधों और कोई भी जंतु जो लुप्त प्राय है, जो अब खत्म हो गए हैं देशों में से, उनकी जनसंख्या बिल्कुल ही नहीं के बराबर हो गई है, तो ऐसे चीजों को कलेक्ट करने के लिए एक बुक है जिसको बोला जाता है रेड डाटा बुक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ओएस, जिसपे आप जैसे फोन में एंड्रॉयड होता है, अगर कंप्यूटर की बात करें तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है, इसके अलावा मैकल्स ओएस होता है, लिनक्स होता है ना। तो ये सब क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा अगर दूसरी चीजों का नाम दिया जाए, जैसे कि पावर पॉइंट दिया जा रहा है, MS ऑफिस दिया रहा है, तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि RBI के गवर्नर 2020 के बारे में पूछा गया है।
तो देखो भाई, आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए तो शक्तिकांत दास जी जो थे यहाँ के आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है। और ये रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार इन्होंने संभाला था। चलिए, भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो ये कुल कितने हैं? 7 ऊर्जा संयंत्र हैं। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में एक महान पुरस्कार मिला था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को यहाँ पे भौतिकी किस क्षेत्र में उन्हें मिला था? ठीक है, रिलेटिविटी की थ्योरी उन्होंने दी थी, जिसके अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर मिला हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पाथेर पंचाली उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा इसको लिखा गया है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवनकर जी थे लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसकी पावर जो होती है राज्यसभा के अध्यक्ष से ज्यादा होती है, तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। और उसके लिए अलग से कोई चुनाव नहीं होता, जो भी मंत्री यहाँ से एमएलए जो होते हैं वो चुन के जाते हैं, उन्हीं में से सीनियर मोस्ट या फिर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है उसको यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है? तो वहां पे पनामा नहर है, जो कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच की जो जगह है पनामा नहर, वो पनामा कैनाल जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है, जिसे हम एक स्ट्रेट बोलते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम होता है। साइंटिफिक नेम से भी संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, उसे भी आपको याद रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक्चुअली ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो था वो गरीबी रेखा के नीचे जो बीपीएल परिवार की जो महिलाएं थी उनको एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई थी, जिसमें सभी लोगों को गैस और चूल्हा प्रदान किया गया था मुफ्त में। चलिए, अगला प्रश्न है, सी कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक कौन थे? देखो, भाषाएं कंप्यूटर की जो होती है वो दो तरह की होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, जावा, इस तरह की लैंग्वेज आती है। तो सी प्लस जो लैंग्वेज था उसकी खोज किसने की थी? डेनिस रिची ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग जो कि 2014 1 जनवरी 2014 को स्टैब्लिश हुआ था, योजना आयोग को हटाकर किसको बनाया गया था? तो इसके जो सीईओ हैं अभी अमिताभ कांत है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 ऑरेंज कैप किसको मिला था? तो केएल राहुल का था, जो पंजाब से खेल रहे थे, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। प्रश्न देखते हैं आगे, मौलिक कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान का 51A के तहत वहां पे जोड़ा गया है, और इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। काफी कॉमन क्वेश्चन है ना, सबको पता होता है ये। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन। बहुत बार ये पूछा गया है, या फिर ऐसे पूछ दिया जाता है कि इंडियन ओपिनियन किताब किसने लिखी थी, क्या समाचार पत्र किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी। या फिर कहाँ पे लिखा था? तो वो अफ्रीका में लिखा था, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? ना, तकला मकान मरुस्थल जो है उत्तर पश्चिमी चीन में दक्षिण पश्चिमी जिनजियांग में एक रेगिस्तान है। जिनजियांग प्रोविंस जो आप देखोगे तो वो अपने इंडिया के कश्मीर का जो नॉर्थ रीजन है ना, वहां पे जो जिनजियांग प्रोविंस है वहीं पर तकला मकान नाम का मरुस्थल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो गोताबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया था? तो जॉर्ज विवेट ने किया था। गेटवे ऑफ इंडिया जो था वो वहां के ब्रिटेन के प्रिंस के आने के वेलकम में उसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि भारतीय महिला कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी। चलिए, वो अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो वहां पर बनी थी 1911 के आसपास बनी थी, ठीक है। पुस्तक के लेखक इंडिया डिवाइडेड कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्होंने इसको लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो यह एक शक्तिशाली गर्म और तेज अटलांटिक महासागर की धारा है, जो फ्लोरिडा के सिरे से निकलती है और अटलांटिक महासागर को पार करने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यू फाउंडलैंड के पूर्वी तटों का अनुसरण करती है। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे BN राव, ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर काफी अच्छा काम किया था उन्होंने। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2020 मिला था? देखो, पद्म विभूषण 2020 की बात करें तो कुल 7 लोगों को यहाँ पे मिला था, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस थे, अरुण जेटली, अनिरुद्ध जगन्नाथ थे, मैरी कॉम के साथ साथ छन्नूलाल मिश्रा, सुषमा स्वराज और विश्वेश तीर्थ को यहाँ पर दिया गया था। अगला प्रश्न है, द्विपद नाम होमो सेपियंस किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो होमो सेपियंस जो था कार्लस लिनियस के द्वारा ये बनाया गया था, बायोनोमियल थ्योरम। चलिए, अगला प्रश्न है, बाघों की अधिकतम संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। कुल यहाँ पर 526
यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तो मनीला फिलीपींस में ये है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 1977 से 79 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा तेजी से बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ में आ रही होगी। और नॉर्मली आपको बस इन प्रश्नों को एक बार देखना है, पढ़ के याद कर लेना है। इनसे रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन डाउट चाहिए, जैसे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है, प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है, तो इनसे संबंधित मैंने अलग से वीडियो डिटेल में बना रखी है, उसे आप जरूर देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, भारतपुर राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न है महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो देखिए भारत में वो तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत में 21 साल से अधिक समय तक रहने के बाद वो यहाँ पर आए थे। ठीक है, और जब वो 9 जनवरी को आए थे इसीलिए भारत में एनआरआई डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार रीट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के अनुसार ये जारी करता है। अब रीट में क्या होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट यानी कि मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस विषय में रीट जारी करती है सरकार, कोर्ट जो होती है सुप्रीम कोर्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था, तो हंटर कमीशन का यहाँ पे गठन किया था। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की गई थी, तो उसके द्वारा जो पेश की गई थी नीति थी उसका नाम था अनुलग्न नीति। एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1000 टेराबाइट हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन का स्राव करती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का स्राव करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड होती है, ये हमारे ब्रेन में होती है और इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है, तो जाम्बेजी रिवर पर ये पाया जाता है विक्टोरिया जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न है सबसे लंबी रेलवे लाइन भारत के किस राज्य में है, तो देखिए भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है ना असम में है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होती है और सबसे दक्षिण बिंदु तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक जाकर समाप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कौन से राज्य स्वर्ण त्रिभुज पर्यटन से जुड़े हुए हैं। स्वर्ण त्रिभुज पर्यटन की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, ये आगरा के साथ साथ जयपुर के मार्गों से ये जुड़े हुए हैं। और इसमें नाम लगभग समबाहु त्रिभुज के लिए रखा गया था, जिसे 3 शहर मास्टर प्लॉट करके समय बनाते हैं। राजधानी दिल्ली से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये पूरा का पूरा रोड लाइन बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है अरब सागर के समानांतर कौन सी रेलवे लाइन है, तो कोंकण रेलवे लाइन जो है वो अरब सागर के समानांतर चलती है, जिसमें गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है कूना किस देश की मुद्रा है ना, तो यहाँ पर एक्चुअली क्रोशिया है, ये जो क्रोशिया की मुद्रा है कूना। ठीक है, आपको ये याद रखना है। पुस्तक के लेखक मेरे जीवन का परीक्षण किसने लिखा है, तो ये युवराज सिंह जो कि भारतीय क्रिकेटर थे, इनके द्वारा ये लिखा गया है। हड़प्पा सभ्यता के सिक्के पर क्या मुहर थी, तो देखो हड़प्पा सभ्यता के सिक्के पर यूनिकॉर्न का सिल था। यूनिकॉर्न का मतलब होता है तेज दौड़ता हुआ घोड़ा। अगला प्रश्न है संसद को संयुक्त बैठक के लिए कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वो लोकसभा का सभापति करता है। चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किस समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो एंग्लो इंडियन, जो कि 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके अलावा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। भूगोल शब्द किसने दिया था, तो देखो एराटोस्थनीज के द्वारा भूगोल शब्द का यहाँ पर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, जो कि भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। चलिए अगला मनरेगा से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मनरेगा को लेकर आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत जो थी 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 7 दिसंबर 2005 एक्ट था, उसको 2006 में इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, यह 2 फरवरी 2006 को 200 पिछड़े जिलों में एक साथ लागू किया गया था। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसका उद्देश्य बाल लिंग अनुपात के गिरावट को मतलब गिरावट को कम करने और उसमें वृद्धि और उसकी जनसंख्या में वृद्धि या फिर अनुपात के बीच का जो डिफरेंस है उसको कम करने के लिए यहाँ पर इसकी योजना को लाया गया था। और इस योजना का विशेष जो लक्ष्य है वो उन्मूलन को रोकना है ना, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और समन्वित और अभिसरण प्रयासों के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा की भागीदारी को सुनिश्चित करना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न है रियो जलवायु विनिमय कार्यक्रम किस वर्ष आयोजित किया गया था,
तो रियो जलवायु विनियम कार्यक्रम की बात करें तो 1992 में पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा इसे रियो डी जेनेरिया, जिसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, वहां पर इसको किया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं ना। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है ना। पक्षी विज्ञान हिंदी में बोलेंगे और इसे एक्चुअली कभी कभी ऑर्निथोलॉजी ही हिंदी में भी लिख करके आ जाता है, इसलिए आपको ऑर्निथोलॉजी याद रखना है ना। पक्षी विज्ञान तो आपको याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन वर्ष किस वर्ष चला था। तो 1917 में चंपारण आंदोलन चला था। बिहार में सबसे पहले गांधी जी ने किसानों के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार जी, इनके द्वारा इसको किया गया था। अगला प्रश्न है, आगरा का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था। तो शाहजहां ने आगरा का रेड फोर्ट बनवाया था 1565 में। शाहजहां ने ही आगरा में और क्या बनाया है, तो वहां पे ताजमहल बनवाया है ना। और अच्छा, दिल्ली का जो लाल किला है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो उसको अकबर के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, करो या मरो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। तो कोबोल जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबोल का फुल फॉर्म होता है। आपको यही याद रखना है, हिंदी में ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में ही रहेगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वन क्वेश्चन फ्रॉम द वेस्टर्न घाट बिटवीन मुंबई एंड पुणे। तो देखो पश्चिमी घाट से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पश्चिमी घाट की सह्याद्री रीजन बोला जाता है, उसकी ऊंचाई कितनी है, हाईएस्ट पीक कौन सा है, इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। फूड डाइजेशन सिस्टम पूछा गया था कि सबसे पहले क्या होता था, इनिगेशन, इजेक्शन और फिर डाइजेशन, है ना। पहले आप उसे निगलना हो गया, फिर उसे पचाना हो गया, फाइनली उसे पचाया जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा पूछा गया था। जैसे भारत का राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा होता है, जैसे इसरो की बात करें या फिर जीएनटी की बात करें, ग्रीन जीएमटी, है ना। तो इस तरह के जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो NH7 आपको याद, NH44 यहाँ पे याद रखना है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत के किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये बहुत ही लंबा एक तरीके से रोड यहाँ पे बनाया गया हाईवे। चलिए अगला प्रश्न है, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। गिफेन गुड्स क्या है। गिफेन गुड्स, गिफेन गुड एक ऐसा उत्पाद है जिसका लोग मूल्य बढ़ाने पर अधिक उपभोग करने और इसके विपरीत सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग के बुनियादी कानूनों को उल्लंघन करना होता है। तो फाइनली यहाँ पर देखो आपने 100 से अधिक क्वेश्चन अभी कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अभी तक आपने इतने सारे प्रश्नों को देखा है तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल अभी आप तुरंत लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वोल्ट मीटर का उपयोग करके क्या मापा जाता है ना। प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की माप यहाँ पे की जाती है इसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 क्या है ना। 72 को लेकर के यहाँ से पूछा गया था। देखो राष्ट्रीय अनुच्छेद से संबंधित मैंने प्रश्न जो कि खासकर राष्ट्रपति संबंधित जो अनुच्छेद है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसे देखिए जा करके, है ना। डिटेल में और क्विज के अकॉर्डिंग दोनों तरीके से मैंने बनाई हुई है, दोनों ही वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने की शक्ति होती है, किसकी, राष्ट्रपति की। यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है अनुच्छेद 72 में बताई गई है, जिसमें वो राहत दे सकता है, राहत देने या सजा में छूट या निलंबन कर सकता है, या फिर उसे हटाने या कम करने के लिए भी कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है। तो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो ऑलरेडी मैंने पहले ही बता रखी थी, गैस सिलेंडर से लेकर के था, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था, है ना। और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर, जो भी प्रश्न लेकर के आए हैं, फेज 2 में कई दिनों तक पेपर चला था, तो उन सभी दिनों से मिलाकर था। तो आप देख रहे हो कि एक ही फेज में कई बार प्रश्नों को रिपीट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली आपके आने वाले पेपर में भी इस तरह के प्रश्न आएंगे और रिपीट भी होंगे, है ना। तो इसलिए आप इसे जरूर याद रख लें सारे के सारे क्वेश्चन को। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। चलिए अगला प्रश्न है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्रमुख कौन थे। तो मोर्टिमर व्हीलर थे यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया किससे संबंधित है ना। स्टार्टअप जो है वो संस्कृति को उत्प्रेरित करने और भारत में नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने का
इरादा करता है। स्टार्टअप इंडिया जो है भारत में खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रेरित करता है लोगों को, इसीलिए स्किल डेवलपमेंट इंडिया भी चला था जिसमें लोगों को स्किलफुल बनाया जाता है ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो टोक्यो जापान में इसकी स्थापना की गई थी। जीएनपी का पूर्ण नाम क्या होता है ना, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी होता है, जीडीपी होता है, एनएनपी होता है, तो इन सब के फुल फॉर्म आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न होता है फतेहाबाद शहर किस स्थान पर स्थित है, तो फतेहाबाद शहर जो था उसकी स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पर की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपिंग के मामले में किस देश पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो रसिया पर डोपिंग के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। एक्चुअली डोपिंग होता क्या है, क्योंकि जो भी प्लेयर्स होते हैं उनको अगर एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए किसी भी सप्लीमेंट का यूज किया जाता है, केमिकल का यूज किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में उसे हम कहते हैं डोपिंग। चलिए अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 1930 में सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन शामिल किया गया था, जिसमें क्या था कि गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। गांधी दूसरे वाले गोल सम्मेलन पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन उनका मकसद सफल नहीं हो पाया था, इसलिए वो तीसरे वाले में भी नहीं गए थे। तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो कि ब्रिटेन में हुआ करता था, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था, है ना, तो 1512 में भारत पुर्तगालियों ने यहाँ पर कब्जा किया था। आईएनए अकबरी किसने लिखी थी, तो अबुल फजल के द्वारा आईएनए अकबरी को लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पहली बार किसने जीता था, तो जावेद अख्तर के द्वारा इसको जीता गया था रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। आईएमडी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी, है ना, तो आईएमडी की स्थापना जो थी वो 15 जनवरी को किया गया था आईएमडी, ठीक है। अगला प्रश्न है ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो भानु अथैया थी, जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। पिक्चर के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। लोकपाल का लोगो किसने डिजाइन किया था, तो वो थे प्रशांत मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के थे। लोकपाल का जो डिजाइन था इन्होंने प्रशांत मिश्रा जी ने यहाँ पे बनाया था। अगला प्रश्न है भारत के कौन से राज्य नेपाल की सीमा को छूते हैं ना, तो देखिए ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो चुका है ना, बार बार प्रश्न एक तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए रिपीटेशन को आप ध्यान में रखिए। अगर एक ही सेशन में इस तरह से प्रश्न रिपीट किया जाता है तो बार बार अलग अलग फेजेस की बात करें तो वहाँ पे और भी ज्यादा प्रश्नों को रिपीट होने का चांस बढ़ जाता है। 7वां फेज आखिरी फेज है, तो डेफिनेटली यहाँ पर रेपिटेशन के चांस ज्यादा है और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जितने भी मैंने अभी तक फेजेस बता रखी हैं 5, 4, 3 और ये 2 करवा रहा हूँ, 4 फेजेस मैंने करा रखी है, हर किसी में इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। लगभग 145 पिछला वाला था, अभी का 145 290, और उसके पहले वाले में भी 80 क्वेश्चन और उसके पहले वाले में 65 क्वेश्चन, तो कुल मिला के 3 से 400 तक की मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आपसे उससे जरूर फायदा मिलेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले से करा रखा है 21 साल के जब अवधि के बाद वो 9 जनवरी को यहाँ पर पहुंचे थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके ने दिया था, है ना, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो था मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में इसे भगत सिंह के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, ठीक है। चलिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा वैसे भगत सिंह के द्वारा ही इसे लोकप्रिय बनाया गया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो भारत की रैंकिंग 63 से 190 देशों में, और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि किस कौन सा देश कितना ज्यादा विलफुल है किसी बिजनेस या फिर किसी फॉरेन कंपनीज को अपने यहाँ पे डेवलप करने के लिए। भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से स्वामीनाथन एमएस स्वामीनाथन को जाना जाता है ना, एमएस स्वामीनाथन जी को जाना जाता था, जो 1960 के दशक के अंत में अपने द्वारा यहाँ पर हरित क्रांति को डिजाइन किया और काफी कुछ बदलाव लाया। भारतीय खाद्य भारत को खाद्य संबंधित चीजों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा कदम था, जो कि भारत को दशकों से घातक अकाल से पीड़ित से बचाने के लिए एक कारगर उपाय था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ये सब के सब क्या है इनपुट डिवाइस होते हैं। एक्चुअली कंप्यूटर में क्या होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइसेज वो होती है जिनके द्वारा आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के इन करते हो, और आउटपुट डिवाइसेज वो होते हैं जिनके द्वारा आप चीजों को आउटपुट लेते हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो चंद्रयान 1 से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा और भी प्रश्न दूसरे पेपर में पूछा गया चंद्रयान से संबंधित, है ना। चंद्रयान 2 को लेकर के पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान 1 जो था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था पहली बार। उसके अलावा 22 अक्टूबर 2008 को ये एसडीआर सार श्रीहरिकोटा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।
लेकिन ये एक तरीके का चंद्रमा को चक्कर लगाने वाला था, जो कि 100 किलोमीटर ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। ये बाद में चल के गुम हो गया था, ठीक है, फिर मिला नहीं। और दूसरा जो था चंद्रयान 2, जो रिसेंट में 2019 में शायद इसे लॉन्च किया गया था जुलाई में। और ये मिशन एक्चुअली आधा ही सक्सेसफुल रह पाया था, क्योंकि उसके जो अंदर जो रोबोट था वो लैंडिंग नहीं कर पाया सही से और क्रैश कर गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, कंप्यूटर चलाने के लिए निम्न में से कौन सा भाग आवश्यक होना चाहिए। तो देखो सीपीयू का होना जरूरी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि उसका ब्रेन माना जाता है। इसके अलावा मदरबोर्ड वगैरह हो सकती है ना, तो मदरबोर्ड, सीपीयू, इस तरह की चीजें होनी जरूरी होती है जिससे कंप्यूटर चल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कि कब हुआ था। तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का गठन यहाँ पे किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान के नारे से जुड़ा एक सवाल आया था यहाँ पर। अच्छा, तो जय जवान जय किसान जो था वो दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। बाद में इसे मॉडिफाई किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के माध्यम से। अगला प्रश्न है, 1977 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो मोरारजी देसाई जी जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, आप इसे याद रखें। अवार्ड ऑफ जायद अवार्ड 2019 दिया गया था किसको, पीएम नरेंद्र मोदी को। इस टाइम पे इनको काफी सारे अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था, है ना। इस तरह के अवार्ड बहुत सारे दिए गए थे। हालांकि ये काफी पुराने क्वेश्चन है, मे बी ये पूछा ना जाए, ठीक है, बट पूछा गया है तो डेफिनेटली आ भी सकता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जे थॉमसन के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इसके बारे में भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मलेरिया का कारण क्या होता है। तो देखिए मलेरिया जो होता है ना, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो कि मच्छरों, एनाफिलीज जो मच्छर होती है उसके द्वारा काटने से ये फैलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता। देखो भारत के साथ श्रीलंका नहीं करता, क्योंकि उसकी बाउंड्री जो होती है वो वाटर के साथ लगती है। इसके अलावा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये कुल 8 देश हैं जहां पर भारत अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सिरका जो होता है उसका रासायनिक सूत्र CHCOOH होता है, और जिसका पीएच मान 2.5 होता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश देखो पहाड़ी इलाका है, बहुत ही ज्यादा, वहां पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, तो वहां का जनसंख्या घनत्व जो है वो काफी कम है। और सबसे ज्यादा की बात करें तो वो होती है बिहार की। बोकारो स्टील प्लांट किस देश की मदद से स्थापित किया गया था। तो सोवियत संघ की मदद से किया गया था। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न पढ़ करके आपको काफी कुछ फायदा मिलने वाला है, और आप काफी कुछ अच्छा करेंगे अपने आगे आने वाले पेपर्स में, है ना। और इसके अलावा जो भी पेपर्स आप दे रहे हो, अगर आपको स्ट्रैटेजी की थोड़ा सा वीक है तो आप भी इन प्रश्नों को याद कर सकते हो, और इन प्रश्नों की डिटेल आंसर जरूर जाकर देखना। डिटेल मैंने चीजें बता रखी हैं, जीके का डोज एक हर रोज में प्लेलिस्ट में जाकर आप अभी जाकर देख लीजिए। यहाँ पर आई बटन में मैंने लिंक भी दे रखा है, उसे आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डेफिनेटली अभी कभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।